Good morning. I am Chanchal Srivastava, Department of Geology, Khandelwal College of Management Science and Technology, Bareilly. Now today we are discuss about the morphology of Taenia solium. Firstly, I will tell you कि Taenia solium एक हमारा फ्लैट एनिमल है जिसको हम लोग ऐसे प्लेटीहेल्मिन्थीज में पढ़ते हैं और प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्लेटी मतलब होता है फ्लैट्स एंड हेल्मेंट्स मतलब होता है वर्म्स। दैट मीन्स ये ऐसे एनिमल जो फ्लैट दिखाई देते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम लोगों ने आज का टॉपिक लिया है, जैसा कि हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर में या बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में हमारे टाइप स्टडी में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ टीनिया सोलियम। तो हम लोग आज टीनिया सोलियम की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग इस टीनिया सोलियम के बारे में किस तरह से इसकी मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम। फर्स्टली आई विल टेल यू टीनिया सोलियम की अगर हम बात करें, इट इज अ डाइजेनेटिक एनिमल्स। और डाइजेनेटिक में ये हमारे दो होस्ट, डाई मतलब होता है टू एंड जेनेटिक मतलब होता है होस्ट, यानी ऐसे एनिमल्स जो अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट पर कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेनेटिक। तो डाइजेनेटिक में हम लोगों को पता है कि टीनिया सोलियम जो अपना लाइफ साइकिल है, तो ये आधी लाइफ साइकिल अपनी प्राइमरी होस्ट पर कंप्लीट करता है एंड सेकेंडरी होस्ट पर सेकेंड लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। इस तरह से ये डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल आता है। दूसरी बात आती है, हम मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर इसकी बात करें तो ये टीनिया सोलियम जो है हमारा ऐसे किसी वर्टिब्रेट एनिमल्स या पोर एनिमल्स, जो एनिमल्स इनके द्वारा ईट किया जाता है, यानी सीधी सी बात करें कि ह्यूमंस में या वर्टिब्रेट्स की इंटेस्टाइन में ये एनिमल्स क्या करते हैं, एज ए होस्ट एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं। करेंगे क्या, तो इसकी बॉडी को ऑलरेडी अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम लेंथ अब तक ऑब्जर्व की गई है वो 8 मीटर तक है, यानी 8 मीटर तक का मैक्सिमम टीनिया सोलियम अब तक ऑब्जर्व किया गया है। दूसरी अगर हम बात करें इसके ऐसे फीट्स के अकॉर्डिंग तो 9 to 16 फीट्स में टीनिया सोलियम एज ए हमारा अब तक देखे जा चुके हैं। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी। इसकी बॉडी को हमने लोगों ने ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यानी जो इसकी बॉडी है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स को अगर हम जनरली भी में बात करें, इट इज अ हेड रीजन्स, और स्कॉलेक्स के अकॉर्डिंग स्कॉलेक्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल एंड सेकेंड वन इज डिस्टल। अगर हम इसी के रीजन को बात करें तो हम ये है हमारा इसका स्कॉलेक्स रीजन। स्कॉलेक्स को अगर हम हाईलाइट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देख पाएंगे, जैसा कि स्कॉलेक्स को हम लोगों ने इसमें आपको अलग से डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। ऊपर की तरफ हमारा एक सर्कल रिप्रेजेंट होता है, इसमें नंबर ऑफ 2 टाइप्स के हुक्स लगे रहते हैं, और ये जो हुक्स होते हैं इनका अगर हम साइज की बात करें तो 2 तरह के हुक्स हैं, उनमें से एक को लार्ज हुक्स के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग ऐसे स्मॉल हुक्स या स्मॉल स्पाइन्स कहते हैं। हुक्स का काम ये होता है ऐसे बॉडी में पेंट्रेट करना, म्यूक जो हमारी इंटेस्टाइन है उसको बॉल पे हिट करता है, पेंट्रेट करके वहां पे अटैच हो जाते हैं। तो अगर हम इनके हुक्स की बात करें तो यहाँ पर 0.14 to 0.18 mm तक के हुक्स का साइज रहता है, और मिनिमम साइज में अगर हुक्स की बात करें तो जो सेकंड रो में जो हुक्स होंगे उनका साइज होगा 0.11 to 0.14 mm तक का हुक्स का साइज रहता है। यानी ये जो पार्ट है सकल है ये ऐसे हेल्प करता है इनमें एज ए किसी चीज को अटैचमेंट। तो ये रीजन हमारा कहलाता है एज ए रोस्टेलम रीजन। रोस्टेलम के जस्ट नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ 3 सकल्स लगे हुए हैं, यानी 2 सकल्स जो है लेटरल लाइन पर, एक मिडिल लाइन पर है। इन सकल्स का काम होता है ऐसे फीडिंग करना। तो ऊपर वाला रीजन हो गया हमारा एज ए प्रॉक्सिमल रीजन एंड सेकेंड वाला हो गया हमारा डिस्टल रीजन। जैसे इसके नीचे आएंगे तो ये हमारा कहलाएगा नेक रीजन। अब आते हैं हम लोग यहाँ अपने मेन डायग्राम पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये एंटीरियर पार्ट पर एंड मिडिल पार्ट पर जो सकल है एज ए सकल। सकल्स का काम मैंने बताया कि जो हमारा एंटीरियर पार्ट पर सकल होगा उसका काम होता है एज ए अटैचमेंट करना। बाकी जो नीचे के सकल्स हैं वो एज ए फीडिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में रह रहा है, वहां पर इंटेस्टाइन में जिस एनिमल्स की बॉडी में रहेगा ये वहां पर ऑलरेडी डाइजेस्टिव फूड को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या सक करेगा। तो बाकी जो 3 सकल्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ 4 सकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट जैसा कि हम लोगों ने प्रॉक्सिमल रीजन पे कहा, बाकी हमारे 2 लेटरल साइड पर और एक मिडिल लाइन पर सकल्स होता है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ देख रहे हैं नेक रीजन।
अच्छा, इसके स्पेसिफिक में एक बात है, नेक रीजन में कोई सेगमेंटेशंस नहीं होता है। जैसा कि बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी सेगमेंटेशंस में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर इसकी बॉडी पर नेक रीजन में कोई सेगमेंटेशंस नहीं होगा और इसी नेक रीजन को हम लोग एज ए बडिंग जोन कहते हैं। बडिंग जोन इसलिए कहते हैं कि नए सेगमेंटेशंस का फॉर्मेशन भी यहीं से होता है टीनिया जोन। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करें तो पहले तो सबसे आप लोगों को एक सिंपल में बता दें कि इसकी टोटल ऑफ बॉडी के सेगमेंटेशंस की बात करें तो मैक्सिमम जो है 1000 सेगमेंट्स हो सकते हैं। 1000 या हम कह सकते हैं 800 टू 1000 सेगमेंट्स होते हैं। यानी जो नेक रीजन है, नेक रीजन से जो इसीलिए नीचे हमने नाम दिया सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशंस की बात करें तो हम यहीं पे नोट कर देते हैं कि मैक्सिमम जो सेगमेंटेशंस हो सकते हैं 800 टू 1000 सेगमेंटेशंस। इसके नीचे आएंगे तो ये जो सेगमेंटेशंस होते हैं ये इमैच्योर सेगमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? इमैच्योर। इमैच्योर सेगमेंट्स को हम लोग एज ए अब इमैच्योर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेगमेंटेशन या रिप्रोडक्शंस के लिए कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं होते, इसलिए इसको इमैच्योर कहा जाता है। नीचे और आएंगे तो 800 या 1000 में से मान लेते हैं कि 200 सेगमेंट्स हमारे कैसे हो गए? इमैच्योर। बाकी हमारे नीचे आएंगे तो उनमें से हमारे 600 सेगमेंट्स जो होंगे उनको हम लोग कहेंगे एज ए मैच्योर सेगमेंट्स। मैच्योर सेगमेंट्स को हम लोग स्ट्रोबिला कहते हैं। स्ट्रोबिला का मतलब होता है एज ए रिप्रोडक्टिव सेगमेंट्स या रिप्रोडक्शंस का कंप्लीटली डेवलपमेंट होना हमारा स्ट्रोबिला कहलाता है। तो मैच्योर सेगमेंट्स कह लीजिए। मैच्योर सेगमेंट में क्या होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कंप्लीटली सेट डेवलप हो जाते हैं बिकॉज इट इज अ हर्माफ्रोडाइट, यानी एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। यानी जितने नंबर ऑफ सेट उतने ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेट डेवलप होंगे। अगर 600 सेगमेंट है तो एक के हिसाब से 600 के हिसाब से 600 मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेट्स बने हुए होंगे। उसके बाद नीचे रीजन पे आएंगे तो लास्ट के हमारे 200 जो सेगमेंट्स होते हैं दे आर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का काम होता है कि जितने भी हमारे तो मेल और फीमेल जो 600 सेट थे इनमें से ये आफ्टर कॉपुलेशन करने के बाद डेवलप करते हैं हमारे एज ए डेवलपमेंटिंग स्टेज में जाते हैं और जो डेवलप हुए हमारे एम्ब्रियोज होते हैं उनको ऐसे ट्रांसफर कर दिया जाता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। यानी 200 सेगमेंट्स क्या करते हैं? हमारे एग को कैरी करते हैं और एज ए एग को प्रेजेंट आफ्टर जैसे ही फिर ये क्या करता है तो सिंपल सी प्रोसेस है जिस होस्ट में ये रहेगा इस तरह से। तो लास्ट रिप्रोडक्शन के बाद जो हमारे एम्ब्रियोज बनेंगे उनको एज ए स्टोर कर लेगा कौन? ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। अच्छा, जैसे जैसे हम एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट पर आ रहे हैं वैसे वैसे सेगमेंट्स का साइज बड़ा हो जाएगा, लेंथ बड़ी हो जाएगी। ये हमारा याद रखिए। तो आप लोग क्या करिए, इसको स्नेक की तरह नहीं बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं इसको स्नेक की तरह बना देते हैं। स्नेक और टीनिया में डिफरेंस रहता है, ठीक है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में जो 200 सेगमेंट बने ये क्या करता है? एज ए एम्ब्रियोज में एज ए हमारे एम्ब्रियोज डेवलप हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा? जिस एनिमल्स की होस्ट बॉडी में इसके नंबर ऑफ 5 या 6 सेगमेंट्स क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। जैसे ही मान लेते हैं ये लास्ट के 6 सेगमेंट है, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद ये क्या करेगा? ये बॉडी से जो हमारे ह्यूमंस की बॉडी में अगर रह रहा है तो ह्यूमंस के जो फेसेस निकलेंगे उनके थ्रू से ये पूरा का पूरा सेगमेंटेशन निकल जाएगा। ये एनवायरनमेंट में पड़े रहेंगे, इसका मतलब जितने भी एग थे वो बाहर एनवायरनमेंट में निकल गए। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एपोलाइसिस। यानी एपोलाइसिस में क्या होता है? सेगमेंटेशंस का टूटना या सेगमेंटेशन का ब्रेक हो जाना और नए सेगमेंटेशंस का बन जाना। ये ब्रेक हो गया, जो बाकी बचे हुए अब ये नए सेगमेंटेशन बन जाएंगे। यहाँ से बटेड ऑफ की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रही। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि टीनिया सोलियम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इसके बेस पर हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी लिखते हैं और ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा एग्जाम में आता है। ये हो गई हमारी मॉर्फोलॉजी। अब बात आ रही है कि अब आगे की ये क्या करेंगे। तो ये हमारा आज का मॉर्फोलॉजी टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी जैसा कि मैं जानता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो आगे इसको नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।